प्रथम सेमेस्टर प्राणी शास्त्र के विद्यार्थियों के लिए आयोजित इस वर्चुअल क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। बच्चों, आपके सिलेबस की थर्ड यूनिट का जो पहला टॉपिक है द टाइप स्टडी अर्थवर्म, इसके अंतर्गत अर्थवर्म के बारे में आपको डिफरेंट सिस्टम्स के बारे में पढ़ना है, उसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में जानना है। इन्हीं सब बातों को लेकर के आज का एक रोचक विषय आपके लिए तैयार किया गया है और इसका आज का जो शीर्षक है टॉपिक, किसानों का मित्र केंचुआ। और आप बच्चे सब जानते हैं कि केंचुए का जोलॉजिकल नेम है फेरेटिमा पोस्थ्यूमा, जिनको हम सॉइल इंजीनियर या अर्थ मेकर भी कहते हैं। मैं अपना परिचय दूं, मैं डॉक्टर आलोक वर्मा, आई एम प्रोफेसर ऑफ जोलॉजी पोस्टेड एट गवर्नमेंट कॉलेज मंडीदीप। तो बच्चों, केंचुए के विषय में जानने से पहले आप सब बच्चे परिचित होंगे केंचुए से। खासतौर से बारिश के दिनों में हम लोगों ने अपने घरों के आसपास, बाथरूम में या ऐसी जगहों पर, नालियों के पास या नमी वाली जगहों पर आपने केंचुओं को देखा होगा। और शायद आपको ये पता नहीं होगा कि केंचुए का प्रकृति में कितना बड़ा महत्व है। और जैसा कि सब बच्चे जानते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र या इकोलॉजी सबने पढ़ा है और बच्चे अच्छे से जानते हैं कि पर्यावरण में चारों तरफ जो बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स हैं, उनके बीच में एक इंटर रिलेशनशिप है एंड द स्टडी ऑफ दिस इंटर रिलेशनशिप इज कॉल्ड इकोलॉजी। तो बच्चों, हमारे पारिस्थितिक तंत्र में अर्थवर्म का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। किस प्रकार से हमारे लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं, इन सारी बातों को विस्तार से आज के इस व्याख्यान में आपको बताया जाएगा। चलिए आइए देखें अब अगली स्लाइड को। इस स्लाइड में आप देखेंगे फ्रॉम गार्बेज टू गार्डन इट्स ए कंपोस्ट टाइम। बच्चों, आप सब जानते हैं कि हम अपने बगीचे में तरह तरह की खाद का उपयोग करते हैं और ये जो खाद है, जिसमें गोबर की खाद के बारे में तो सबने सुना होगा और एक प्रकार की कंपोस्ट है ये। बच्चों, एक और प्रकार का फर्टिलाइजर है जिसे हम वर्मी कंपोस्ट कहते हैं और ये वर्मी कंपोस्ट तैयार करते हैं अर्थवर्म, जिनका हम व्यापक पैमाने पर उपयोग करते हैं। इट कैन बी ट्रीटेड एज ए बायो फर्टिलाइजर। ओके, तो बच्चों अगले स्लाइड में आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर देखिए आप, इस तरह की वर्मी कंपोस्ट होती है, चाय के दाने के समान भुरभुरी सी दिख रही होगी आपको। और ये हमारी दो प्रजातियां हैं अर्थवर्म की, जो बहुत बड़े पैमाने पर कमर्शियल लेवल पर जब हम वर्मी कंपोस्ट तैयार करना चाहते हैं, उस समय हम इन प्रजातियों का उपयोग करते हैं। यहां पर जैसा कि अभी मैंने आपको बतलाया कि पारिस्थितिक तंत्र में जीवित और अजीवित, इनके बीच में गहरा संबंध है। एक इकोसिस्टम की अगर हम कल्पना करें तो बच्चों, उसमें तीन प्रकार के घटक होते हैं। एक तो होते हैं जिनको हम प्रोड्यूसर कहते हैं, उसके बाद उपभोक्ता जिन्हें कंज्यूमर कहा जाता है, और तीसरे वो हमारे जैविक घटक होते हैं जो हमें सूक्ष्म, इन आंखों से तो दिखाई नहीं देते हैं, जिन्हें हम सूक्ष्म जीवाणु और बैक्टीरिया कहते हैं। ये अपघटक का काम करते हैं। जितने भी मृत सड़े गले ऑर्गेनिक मैटर हैं, उनका रिसाइकलिंग करना और उनको वापस अर्थ में मिलाने का काम इनके द्वारा किया जाता है। इन्हीं में एक शामिल है अर्थवर्म, जो निरंतर प्रकृति में पाए जाने ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मैटर को मिट्टी के साथ मिला करके लगातार ह्यूमस में कन्वर्ट करता चला जाता है और इसी का एक परिष्कृत रूप जो है, जिसे हम वर्मी कंपोस्ट के नाम से जानते हैं। तो बच्चों, हमारे सामने जो ऑर्गेनिक वेस्ट है, ऑर्गेनिक वेस्ट से तात्पर्य है जैसे कि सब्जियों के छिलके हैं, मृत जीव हैं, पौधे हैं, सड़ी गली पत्तियां हैं, इस प्रकार की सारी चीजें जिनका की जो डिकेइंग हो सकती हैं, जो अपघटित हो सकती हैं, उन्हें हम ऑर्गेनिक वेस्ट कहते हैं। और एक बहुत अच्छे जो अपघटक हैं वो है जीवाणु या बैक्टीरिया। तो इस प्रकार से ऑर्गेनिक वेस्ट का डिकम्पोजिशन अगर बैक्टीरिया के द्वारा हो रहा है तो बच्चों, उससे बनने वाली फर्टिलाइजर को हम कंपोस्ट कहते हैं। यहां पर अगर यही काम अर्थवर्म कर दे तो फिर इसका नाम बदल जाता है और इसको हम कंपोस्ट के बजाय वर्मी कंपोस्ट कहने लगते हैं, जो गुणवत्ता की दृष्टि से कंपोस्ट से कहीं ज्यादा बेहतर होती है। और इसलिए निरंतर एक प्रकार का अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाया जा रहा है कि हम अर्थवर्म की उपयोगिता को समझें। और जैसा कि हम बच्चे हम लोग जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और हमारी जो इकोनॉमी है वो कृषि पर निर्भर है। और अगर किसान इस बात को समझ जाएं अच्छे से, हमारे बच्चों के माध्यम से अगर ये बात आगे तक प्रसारित हो कि हम मिट्टी में जो कीटनाशकों का और तरह तरह के पेस्टिसाइड्स का और केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग कर रहे हैं, जिससे कि हम कहते हैं कि भूमि की उर्वरा शक्ति कम हो रही है, तो उस उर्वरा शक्ति के कम होने का एक बहुत बड़ा कारण यह है कि केंचुए खत्म हो रहे हैं। और अगर मिट्टी में से केंचुए खत्म हो जाएंगे तो हमारे वो दोस्त जो मिट्टी के अंदर छिपे हुए हैं और लगातार खाद बनाने का काम कर रहे हैं और मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ा रहे हैं, बच्चों, धीरे धीरे वो भी खत्म हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में अर्थवर्म जो है, इनके बारे में पूरी तौर से जानना और इनके आर्थिक महत्व को समझना आज की एक
समसामयिक विषय है। तो बच्चों आइए आगे आज के इस व्याख्यान के उद्देश्य को जानें। आज का जो ये व्याख्यान है, इस व्याख्यान का उद्देश्य है कि हम आपको केचुए के पाचन तंत्र के बारे में विस्तार से बताएं। सब बच्चे जानते हैं कि पाचन तंत्र का आशय क्या है। पाचन तंत्र का अर्थ ये होता है कि जिसके द्वारा भोजन का सरलीकरण किया जाता है। दरअसल पाचन क्या है, एक बहुत ही जटिल और सुव्यवस्थित प्रक्रिया है जिसमें हम भोजन के दीर्घ अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में पाचक विकर की मदद से तोड़ते हैं, और इस प्रकार से जब वो सरलीकृत हो जाते हैं तब उस प्राणी के द्वारा उनका अवशोषण होता है और उसके बाद उनका स्वांगीकरण होता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि डाइजेशन इज अ हाईली कॉम्प्लेक्स एंड सिस्टमैटिक प्रोसेस बाय विच लार्ज मैक्रोमोलिक्यूल्स ऑफ फूड आर रिड्यूस्ड इनटू स्मॉल माइक्रोमोलिक्यूल्स विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक एंजाइम एट ऑप्टिमम पीएच एंड टेम्परेचर। सब बच्चे जानते हैं कि ये जो क्रिया है ये कहां पर होती है, आहार नाल में होती है। जैसे हम लोग भी एक ऐसे प्राणी हैं जिनका पाचन कहां होता है, आहार नाल में होता है। तो बच्चों आहार नाल में होने वाले पाचन को हम इंटर सेलुलर या एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कहते हैं। और अगर आपने प्रथम इकाई में अमीबा को पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि अमीबा में जो पाचन होता है वो इंट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है विद इन द सेल। ओके, तो यहां हम जानेंगे कि केचुआ जो एक प्राणी है उसके अंदर कैसी आहार नाल है और उसके अलावा उसमें कौन कौन सी पाचक ग्रंथियां हैं और ये सब मिलकर के किस प्रकार से भोजन का पाचन करते हैं, तो इसके बारे में आपको विस्तार से बताया जाएगा। एक दूसरा सिस्टम भी हमने लिया है और वो है केचुए का प्रजनन तंत्र। और आप सब बच्चे जानते हैं कि जितने भी प्राणी इस दुनिया में हैं, बच्चों इस अर्थ में पाए जाने वाले सारे प्राणियों के जीवन के बस दो ही उद्देश्य हैं। पहला है सस्टेनेबल डेवलपमेंट और दूसरा है कि प्रोड्यूस लाइक देमसेल्व्स, लगातार एक संतुलित वृद्धि करना और फिर एक निश्चित समय के बाद अपने समान एक नए जीव को उत्पन्न करना। ये हर जीव के दो प्रमुख उद्देश्य हैं, उन्हीं से जुड़ा हुआ है प्रजनन तंत्र। हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि केचुए के शरीर में किस प्रकार के मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, कैसे ये निषेचन होता है और कैसे कॉपुलेशन होता है, निषेचन होता है, परिवर्धन होता है और किस प्रकार से नए केचुए उत्पन्न होते हैं, इसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है वो है वर्मी कंपोस्ट के बारे में आपको हम जानकारी देंगे। आज के इस व्याख्यान का एक उद्देश्य जो मैं विशेष रूप से आप सब बच्चों के साथ शेयर करना चाहूंगा कि आज का व्याख्यान सुनने के बाद आप सभी विद्यार्थी अपने अपने घरों में एक वर्मी कंपोस्ट बिन तैयार करेंगे और घर के अलावा आप कॉलेज में भी कर सकते हैं। और जितने भी ऐसे ऑर्गेनिक वेस्ट हैं जिसमें हम प्लास्टिक को, स्टोन्स को, ग्लास को, इनको छोड़ दें, इसके अलावा जो सारी चीजें जो अपघटित हो सकती हैं उन सब का उपयोग आप वर्मी कंपोस्ट तैयार करने के लिए करें। तो ये सारी जानकारी आपको आज इस व्याख्यान में दी जाएगी। अब देखिए बच्चे, आप सब लोग 12वीं परीक्षा पास करके कॉलेज में आ चुके हैं। फर्स्ट ईयर में आपने 2 इकाइयां भी पढ़ रखी हैं, तीसरी इकाई में आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। मैं ये मान के चलता हूं कि सारे बच्चों को प्राणी जगत और वनस्पति जगत के बारे में पता है। प्राणी जगत जिसको आगे हम एक्सटेंडेड फॉर्म में जूलॉजी के रूप में पढ़ रहे हैं, और वनस्पति जगत में हम वनस्पतियों के बारे में बॉटनी के अंदर पढ़ते हैं। बॉटनी विषय में आपको पढ़ाया जाता है। अकशेरुक और कशेरुक, इसके बारे में भी सारे बच्चे जानते हैं। एक सामान्य रूप में अगर हम बात करें तो ऐसे प्राणी जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, वर्टिब्रल कॉलम होता है, उन्हें हम कशेरुक प्राणी कहते हैं। और जिनमें ये वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता है उन्हें हम अकशेरुक कहते हैं। अन्य 2 लक्षण जो सारे बच्चों को पता है कि कशेरुक प्राणियों में आप देखेंगे कि डॉर्सल साइड में पृष्ठ सतह पर एक डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड पाई जाती है, जबकि अकशेरुक प्राणियों में ये वेंट्रल साइड में अर्थात आहार नाल के नीचे सॉलिड गैंग्लियोनेटेड होती है। और तीसरा एक महत्वपूर्ण लक्षण है कि कशेरुक प्राणियों में गिल्स पाए जाते हैं, गिल स्लिट्स होते हैं, और इसके अलावा अन्य प्रकार के श्वसन अंग जैसे पल्मोनरी रेस्पिरेशन के लिए फेफड़े भी पाए जाते हैं। तो ये बातें आप लोग पहले से जानते हैं। तीसरी बात जो हमने शुरुआत में की थी और वो था पारिस्थितिक तंत्र और अपघटक के बारे में। तो सारे बच्चे जानते हैं कि प्रकृति में सारी जगह जहां जीवन है वहां जीवन और उसके आसपास के पर्यावरण के बीच एक गहरा संबंध है। बच्चों, इसे हम पारिस्थितिकी या इकोलॉजी कहते हैं। तो इस इंटर रिलेशनशिप में, एक इकोलॉजी में विभिन्न प्रकार के इकोसिस्टम निरंतर क्रियाशील होते हैं और इस इकोसिस्टम में अपघटक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जब जैविक घटक अर्थात जीव जंतु वनस्पतियां जब नष्ट हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं, तो उनको वापस प्रकृति में, कहने का आशय हुआ कि एबायोटिक फैक्टर के साथ समाहित करने का काम, रिसाइकलिंग करने का काम अपघटक करते हैं। तो इसके बारे में भी आप यहाँ पर पहले से आपको पता है। बच्चों, इस तीनों बिंदुओं के साथ हम केचुए को अर्थात हमारे एनेलिडा संघ का ये जो महत्वपूर्ण प्राणी है फेरेटिमा पोस्ट्यूमा, इसके योगदान को, इसके रोल को समझेंगे। तो
तो ये तो बात हुई पूर्व ज्ञान की। अब सबसे पहले हम लोग देखें थोड़ा सा कि संघ एनेलिडा की वर्गीकृत स्थिति क्या है। बच्चों, इसका क्लासिफिकेशन भी आपको परीक्षा में आ सकता है, तो उस तरीके से भी आप पार्कर एंड हॉस्वेल का जो 7th एडिशन है उसमें संघ एनेलिडा का वर्गीकरण आप पढ़ें। तो यहाँ पर वर्गीकृत स्थिति में अगर हम एनिमल किंगडम को देखें, जिसमें दुनिया में पाए जाने वाले सारे जंतुओं को शामिल किया गया है, उन्हें 2 समूहों में बांटा गया है, इन्वर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट, अकशेरुक और कशेरुक। अकशेरुक प्राणियों को भी 2 पार्ट में बांटा गया है, निम्न श्रेणी के अकशेरुक प्राणी और उच्च श्रेणी के अकशेरुक प्राणी। आपके जो सिलेबस है उसमें भी इनको इसी तरह से दिया गया है। आप देखेंगे आपके सिलेबस में पहले लोअर इन्वर्टिब्रेट दिए गए हैं, जिसमें संघ प्रोटोजोआ से लेकर के हेलमिन्थीज तक के प्राणियों की बात की गई है। उसके बाद हायर ग्रेड के इन्वर्टिब्रेट्स की चर्चा की जाएगी, जिसमें हम संघ एनेलिडा से लेकर के इकाइनोडर्म तक के प्राणियों के बारे में पढ़ते हैं। वहीं जो कशेरुक प्राणी हैं, जो आप 2nd सेमेस्टर में पढ़ेंगे बच्चों, उसमें मछलियों के बारे में, उभयचरी, सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी जंतुओं के बारे में पढ़ाया जाएगा। निम्न श्रेणी के जो जंतु हैं, जिनमें अकशेरुक प्राणियों में प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा और हेलमिन्थीज। आप ध्यान से देखिए कि इनमें प्रोटोजोआ तो एक कोशीय प्राणी थे, माइक्रोस्कोपिक थे। पोरीफर्स जो थे वो पैराजुअन्स कहलाते थे, डिप्लोब्लास्टिक थे। और इनमें एक टोटीपोटेंसी, एक महत्वपूर्ण घटना आपने देखी थी कि एक कोशिका जीवन के अलग अलग कार्यों को संपादित करने के लिए अलग अलग रूपों में रूपांतरित हो जाती है। कहने का आशय यह हुआ कि श्रम विभाजन का यहाँ पर टोटीपोटेंसी के रूप में आपने देखा। फिर आपने संघ सीलेंट्रेटा में ओबेलिया को पढ़ा, जो डायमॉर्फिक कॉलोनी के रूप में पाया जाता है। और यहाँ पर हम श्रम विभाजन को कुछ इस लिहाज से देखते हैं कि यहाँ पर जीवन के अलग अलग कार्यों को करने के लिए जॉइंट से जीवक पाए जाते हैं, और इस प्रकार से बहुरूपता सीलेंट्रेटा की एक विशेषता है। फिर उसके बाद आपने देखिए हेलमिन्थीज में, हेलमिन्थीज और डिजीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था जो आपने पढ़ा है। और हेलमिन्थीज जो होते हैं ये भी डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, लेकिन ये स्यूडोसीलोमेट होते हैं, इनमें देह गुहा नहीं पाई जाती। और अधिकांश जो हेलमिन्थीज हैं ये गोल कृमि के रूप में या टीनिया सोलियम जैसे चपटी कृमि के रूप में, अंतः परजीवी के रूप में कशेरुक प्राणियों के शरीर में पाए जाते हैं और तरह तरह के संक्रामक रोग पैदा करते हैं। तो बच्चों, ये तो थी निम्न श्रेणी के अकशेरुक प्राणियों के बारे में। हायर ग्रेड के जो हमारे इन्वर्टिब्रेट्स हैं, जिसमें हम एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, काइनोडर्मेटा, ये 4 संघों के बारे में पढ़ते हैं। आज के जो व्याख्यान है केचुए से संबंधित, ये एनेलिडा संघ से जुड़ा हुआ है और एनेलिडा के अंतर्गत इनको वर्गीकृत किया गया है। दूसरा जो फाइलम है आर्थ्रोपोडा, उसमें आपने प्रॉन के बारे में पढ़ा है। और इसी तरह से मोलस्का, जिसमें हम लोग पाइला और यूनियो के बारे में पढ़ते हैं। और इकाइनोडर्म्स के अंतर्गत हम लोग स्टारफिश के बारे में अध्ययन करते हैं। तो बच्चों, ये जो 4 फाइलम हैं, इसमें से आज हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे संघ एनेलिडा के बारे में। तो आइए, ये तो थी थोड़ा सा एनेलिडा संघ की वर्गीकृत स्थिति। अब देखिए, जो संघ एनेलिडा है इसके बारे में सबसे पहले लीनियस और उसके बाद लेमर, जिन्होंने इसको एक वर्म्स के रूप में, चूंकि ये इसके एनिमल्स पाए जाते हैं जो पानी में भी मिलते हैं, समुद्री पानी में भी मिलते हैं, स्वच्छ जल में भी मिलते हैं, और इसके अलावा नम भूमि में भी पाए जाते हैं। और वहीं कुछ ऐसे मेंबर भी हैं जो बाह्य परजीवी के रूप में जंतुओं के शरीर पर होते हैं। आप सब बच्चों ने जोंक या लीच का नाम सुना होगा, वो भी संघ एनेलिडा का ही प्राणी है। संघ एनेलिडा का जो नाम है, इसका आशय यह है कि ऐसे प्राणी जिनका शरीर लंबा बेलनाकार और जिसमें गोल रिंग लाइक सेगमेंट पाए जाते हैं, मतलब शरीर का निर्माण छल्लेदार एनुलाई लाइक सेगमेंट से होता है, इसी से फाइलम का नाम पड़ गया है एनेलिडा। और इस तरह से यहां पर अपन लोग मेटामेरिज्म भी पढ़ेंगे, जिसको अभी आगे विस्तार से हम बताएंगे। संघ एनेलिडा की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो है कि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। बच्चों, एक बात को अच्छे से दिमाग में रखिए कि इस संघ से ही हम लोग हायर इन्वर्टिब्रेट्स के बारे में अब पढ़ना शुरू कर रहे हैं। तो ये कैसे होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक, मतलब शरीर में एक्टोडर्म, मीजोडर्म, इंडोडर्म तीनों लेयर हैं। शरीर जो है छोटे छोटे खंडों में विखंडित है, मतलब एक प्रकार का मेटामेराइजेशन या मेटामेरिज्म है इनके पास। और इनमें सीलोम पाई जाती है, देह गुहा। सारे बच्चे जानते हैं कि सभी प्राणियों की जो एक मूलभूत कैविटी सबसे पहले बनती है, जिसे हम पाचक गुहा कहते हैं, और जिसका काम होता है कि भोजन का पाचन करना, उसको डाइजेस्ट करना। दूसरी एक कैविटी जो कि मीजोडर्म के द्वारा विकसित होती है, मीजोडर्म लेयर के स्प्लिटिंग से एक गुहा बनती है बच्चों, जिसे हम साइजोसीलिक सीलोम कहते हैं। और ये जो साइजोसीलिक सीलोम है, ये आप संघ एनेलिडा में सबसे पहली बार देखेंगे, और इसी से इन प्राणियों को हम सीलोमेट कहते हैं। एक इसी प्रकार की गुहा का निर्माण एंडोडर्म भी करती है, और उससे बनने वाली गुहा को हम एंटेरोसील कहते हैं, एंटेरोसीलिक सीलोम।
तो सीलोम आपने देखा दो प्रकार की हो गई, एक साइजोसीलिक सीलोम और दूसरा एंट्रोसीलिक सीलोम। तो संघ एनेलिडा के प्राणियों में साइजोसीलिक सीलोम पाई जाती है। अब आप सबके मन में विचार आ रहा होगा कि सर इस देह गुहा की हमें आवश्यकता क्या है। तो बच्चों देखिए, फर्स्ट कैविटी जो थी वो तो थी पाचक गुहा, और ये आप मुंह में अगर पानी पिएंगे और जो भोजन करेंगे वो सीधे जिस गुहा में जाएगा उसे पाचक गुहा कहते हैं। ओके, और ये पाचक गुहा जो आहार नाल के अंदर है, इसका निर्माण एंडोडर्म के द्वारा होता है। लेकिन जो इसके अलावा जो अन्य हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, जैसे फेफड़े हैं, हार्ट है और हमारी किडनीज हैं, या और भी दूसरे प्रकार के जो जैविक अंग हैं, उन सब चीजों के लिए भी एक गुहा की आवश्यकता थी, और इस वजह से एक सेकंड कैविटी डेवलप हुई जिसको हम सीलोम कहते हैं। और यही सीलोम आगे चलकर अलग अलग खंडों में विभाजित हो जाती है और इन सारे अंगों को एक आदर्श माध्यम और सुरक्षा प्रदान करती है। दूसरा आप करेक्टर आप देखिए संघ एनेलिडा का, कि इस संघ के प्राणी स्वतंत्र जीवी होते हैं, माने फ्री लिविंग होते हैं। ये जलीय भी होते हैं, स्थलीय भी होते हैं और बाह्य परजीवी भी होते हैं। देखो बच्चों, अभी तक जो लोअर इन्वर्टिब्रेट्स आपने पढ़े उनमें आपने प्रोटोजोआ से लेकर के सीलेंट्रेटा तक के सारे प्राणियों को देखा कि वो जलीय थे, पानी में पाए जाते थे, और उनमें पानी में आदर्श जीवन व्यतीत करने के लिए कुछ विशेष लक्षण भी आपने पढ़े हैं जिनको हम बच्चों अनुकूलन कहते हैं, एडेप्टेशंस कहते हैं। एनेलिड्स जो हैं ये पहले ऐसे अकशेरुक प्राणी हैं जो जमीन पर पाए जाते हैं। तो आपको जो टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशंस हैं वो इनमें आपको दिखाई देंगे, और इसके बारे में तो लोग अभी पढ़ेंगे। पढ़ते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए, जब भी हम किसी एनिमल की स्टडी करें तो उसमें पाए जाने वाले एडेप्टिव फीचर्स के बारे में जरूर पढ़ें और उनको समझने का प्रयास करें। इसी प्रकार से इसके अंतर्गत बाह्य परजीवी भी आते हैं, जैसे मैंने अभी आपको नाम बताया हिरुडिनेरिया, या जिसे हम लीच या जोंक कहते हैं, ये बाह्य परजीवी के रूप में संघ एनेलिडा का प्राणी है। तीसरा लक्षण है इनके लोकोमोटरी ऑर्गन्स। बच्चों, इन प्राणियों में प्रचलन के लिए सीटी, पैरापोडिया और लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स, इनके द्वारा इनमें प्रचलन होता है। केचुए का प्रचलन आपने देखा होगा कि केचुआ देखिए कितनी धीमी गति से प्रचलन करता है। बच्चों, ये जो है लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर तक 5 मिनट में आगे बढ़ पाता है। तो इसकी गति देखिए कितनी स्लो है। तो इनमें जो है सीटी भी पाए जाते हैं, और ये सीटी जो है जमीन को पकड़ने का काम करते हैं, और जो पेशियां हैं सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, ये दोनों पेशियां जो है शरीर को धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ाती हैं, और इस प्रकार से खिसकते हुए धीरे धीरे केचुआ आगे की ओर गमन करता है। दूसरी ओर जो नेरीज, हेट्रोनेरीज, एफ्रोडाइट और इस प्रकार के जो प्राणी हैं एनेलिड्स के, ये समुद्र में पाए जाते हैं बच्चों, और वहां पर ये पैरापोडिया के द्वारा प्रचलन करते हैं, पानी में तैरते हैं। तो ये तो थे प्रचलन के अंग। अब इसके बाद जो अगला लक्षण है वो ये है कि इनमें अधिकांश उभयलिंगी होते हैं, जिसे हम बच्चों मोनोशियस, बाइसेक्सुअल, हर्मोफ्रोडाइट ये सारे शब्दों का उपयोग कर सकते हैं। मतलब नर और मादा दोनों जनन अंग एक ही प्राणी में पाया जाए तो उसे उभयलिंगिता या बाइसेक्सुअलिटी कहा जाता है। और इसी प्रकार से इनमें एक लार्वा भी पाया जाता है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसे ट्रोकोफोर लार्वा कहते हैं। आपको शॉर्ट नोट में 2 चीजें तैयार करनी है, देखिए, एक तो मेटामेरिज्म और दूसरा ट्रोकोफोर लार्वा। तो इन दोनों चीजों को आप अच्छे से पढ़िए। आने वाले लेक्चर्स में इसके बारे में भी आपको बताया जाएगा विस्तार से, तो इसको लेकिन आप शॉर्ट नोट के लिहाज से पढ़िए। उसके बाद उत्सर्जन के लिए, मतलब ऐसे नाइट्रोजीनस अपशिष्ट पदार्थ जो चयापचयी क्रियाओं से निर्मित होते हैं, उनका समय समय पर शरीर से निष्कासन जरूरी है, नहीं तो वो शरीर की अन्य क्रियाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं। तो ऐसे उत्सर्जी नाइट्रोजीनस वेस्ट के रिमूवल के लिए इनमें बच्चों वृक्कक पाया जाता है। जैसे अपने शरीर में किडनी पाई जाती है ना, किडनी को हिंदी में वृक्क कहते हैं, और यहाँ पर नेफ्रीडिया पाए जाते हैं जिनको वृक्कक कहा जाता है। 3 प्रकार के नेफ्रीडिया आप केचुए में देखेंगे। एक तो है इंटेगुमेंट्री नेफ्रीडिया, जो इंटेगुमेंट में पाए जाते हैं, देह भित्ति के ऊपर पाए जाते हैं। 12वें खंड के बाद ये आप देखेंगे डॉर्सल साइड में छोटे छोटे ढेर सारे आपको पोर्स दिखाई देंगे, नेफ्रीडियो पोर्स, और वहां पर ये इंटेगुमेंट्री नेफ्रीडिया होते हैं जो समय समय पर अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालते हैं। दूसरे फेरिंग्स वाले रीजन में 3 जोड़ी फेरिंजियल नेफ्रीडिया पाए जाते हैं, और इसके अलावा 15वें सेगमेंट से नीचे तक अनगिनत संख्या में प्रत्येक सेप्टा के दोनों ओर 20-20 और इस प्रकार से 80 से 100 सेप्टल नेफ्रीडिया पाए जाते हैं। सेप्टल नेफ्रीडिया की स्लाइड आप लोग प्रैक्टिकल में जब बनाएंगे तो उसको आप अच्छे से अवलोकन करिएगा कि सेप्टल नेफ्रीडिया किस प्रकार का है। सेप्टल नेफ्रीडिया और फेरिंजियल नेफ्रीडिया बच्चों, ये दोनों नेफ्रीडिया अपने अपशिष्ट पदार्थों को आहार नाल में उत्सर्जित करते हैं और एक प्रकार से एंटेरोनेफ्रिक नेफ्रीडिया कहलाते हैं। वहीं जो इंटेगुमेंट्री नेफ्रीडिया है, ये अपने अपशिष्ट पदार्थों को शरीर के बाहर, त्वचा के बाहर
छोटे छोटे नेफ्रिडियोपोर के द्वारा बाहर निकालता है और इनको हम एक्सटीरोनेफ्रिक नेफ्रिडिया कहते हैं। कहने का आशय ये हुआ कि अब तक हमने जितनी भी बातें की उससे ये बात अब स्पष्ट हो चुकी है कि जो लोअर इन्वर्टिब्रेट थे उनसे अब हम हायर इन्वर्टिब्रेट की ओर बढ़ रहे हैं, और इसी क्रम में हम संघ एनेलिडा का आज यहाँ पर उसके एक मेंबर का अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो अब वी आर गोइंग टुवर्ड्स द हायर इन्वर्टिब्रेट्स। ये सारी विशेषताओं को लिए हुए संघ एनेलिडा का हमारा जो प्राणी है फेरेटिमा पोस्ट्यूमा, उसके बारे में चलिए आप देखते हैं। सबसे पहले हम लोग एक आउटलाइन क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, तो आउटलाइन क्लासिफिकेशन भी देख लीजिए। इस प्रकार के जो चित्र हैं आप लोग अपने घरों में इसको बनाइए और पढ़ने वाली जगह पर इसको कैलेंडर की तरह टांग दीजिए और इसको बार बार देखिए, बार बार याद करिए, क्योंकि बच्चों ये अल्टीमेटली अपने को याद तो करना ही पड़ेगा। ये सारी टेक्निकल टर्म्स जब हम बार बार रिपीट करते हैं, इनको पढ़ते हैं, जोर जोर से उच्चारण करके पढ़िए, तो आपको फिर ये याद हो जाएंगी। ठीक है, और याद करना ही पड़ेगी चूंकि आपने ये विषय लिया है और आपको धीरे धीरे इसमें रुचि भी बढ़ती जाएगी। तो देखिए संघ एनेलिडा की जो क्लासेस हैं उनको देखिए। सबसे पहली है पोलीकीटा। पोलीकीटा मतलब इनमें पैरापोडिया पाए जाते हैं प्रजनन के लिए, और उन पैरापोडिया पर असंख्य हेरी माने बाल सदृश काइटिन जैसी सीटी है और इसी से नाम पड़ गया है पोलीकीटा। पोलीकीटा जो होते हैं ये मैराइन होते हैं, और जैसा मैंने अभी आपको बताया कि प्रजनन के अंग पैरापोडिया है। इसका एग्जाम्पल याद रखिए, नेरीज और कीटोप्टेरस। बच्चों नेरीज जब परिपक्व होता है, लैंगिक अवस्था में आता है, तो इसके पूरे शरीर में इतने ज्यादा ड्रेस्टिक चेंजेस आते हैं कि हमको लगता है कि ये कोई नया एनिमल्स आ गया है, और इस वजह से उसका नाम पड़ जाता है हेट्रोनेरीज। तो आप जब अपनी प्रैक्टिकल क्लास में जाएंगे तो इनके स्पेसिमेन को सामने रख करके नेरीज और हेट्रोनेरीज के अंतर भी आप देखिए कि उनमें क्या अंतर है। दूसरी क्लास है हमारी ओलिगोकीटा, जिनमें पैरापोडिया एब्सेंट होते हैं और इनमें प्रजनन के लिए सीटी शरीर के वेंट्रल साइड में, त्वचा में, सीटल सैक में काइटिन की बनी हुई रचनाएं पाई जाती हैं। और इस प्रकार के जो प्राणी हैं वो जमीन पर और स्वच्छ जल में पाए जाते हैं, और इसी में वर्गीकृत किया गया है फेरेटिमा पोस्ट्यूमा को, और एक एग्जाम्पल और दिया है लंब्रिकस को। तो ये ओलिगोकीट्स हैं। तो पहला आपने पोलीकीटा देखा, दूसरा ओलिगोकीटा। अब तीसरी क्लास है जिसका नाम हिरुडीनिया। बच्चों ये जो हिरुडीनिया नाम है, आप इसको याद रखने के लिए मैं आपसे एक बात और शेयर करना चाहूंगा कि बच्चों आपको पता है कि हमारे शरीर में ब्लड या खून क्यों नहीं जमता। हमारे शरीर में खून जो है, ब्लड जो है, निरंतर प्रवाहित होता रहता है और हार्ट उसको एक प्रेशर के साथ पूरे अंगों में भेजता है। तो उसकी वजह क्या है, सब बच्चे जानते हैं। उसकी वजह है कि हमारे ब्लड में एक एंटीकोगुलेंट पाया जाता है जिसको हेपेरिन कहते हैं, और इस हेपेरिन के कारण शरीर के अंदर ब्लड जमता नहीं है। लेकिन जब चोट लगती है और हवा के संपर्क में जब ब्लड आता है तो विद इन 5 मिनट्स ब्लड जो है क्लॉट हो जाता है, कोगुलेट हो जाता है, एंड देयर इज अनदर सॉर्ट ऑफ फिजियोलॉजी विच इज रिलेटेड विद द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ओके, अगर ये ब्लड क्लॉट ना हो तो हमारा तो पूरा ब्लड ही चला जाएगा। शरीर में 4.5 से 5 लीटर खून है, और कई ऐसे लोग हैं जिनमें कि ये खून का जो स्कंदन है थोड़ा धीमी गति से होता है, जिसको हम हीमोफीलिया रोग कहते हैं। तो ये सारी बातें जो हो रही हैं वो इसलिए हो रही हैं क्योंकि हिरुडीनिया में हमने जोंक या लीच को रखा है, और इनमें एक विशेष प्रकार का एंटीकोगुलेंट हिरुडिन पाया जाता है। तो हिरुडिन क्या है कि इनका जो 13 चैम्बर का बना हुआ क्रॉप है उसमें ये एक बार खून को चूस लेती हैं और 6 महीने तक फिर इनको दोबारा भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये रक्त चूसने वाली जोंक जो है इनको संगीवोरस कहा जाता है, और इसी से हिरुडिन याद रखिए, इनमें एंटीकोगुलेंट होता है इनके सलाइवा में, और इसी से इनका क्लास का नाम भी हिरुडीनिया पड़ा है। ये फ्रेश वाटर हैं, बाह्य परजीवी हैं, और बाह्य परजीवी के साथ साथ इसका एग्जाम्पल याद रखिए हिरुडिनेरिया, जिसको हम कॉमन लीच या जोंक कहते हैं। एक और क्लास है जो सबसे प्रिमिटिव एंशिएंट टाइप के एनेलिड्स को जिसमें वर्गीकृत किया गया है, इन्हें हम आर्की एनेलिड्स कहते हैं। ये पतले रेड कलर के एक वर्म लाइक स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। ये समुद्र में भी होते हैं और बहुत प्रिमिटिव हैं। एक एग्जाम्पल याद रखिए पॉलीगॉर्डियस। तो ये आपने अभी देखिए 4 क्लासेस आपने यहाँ पर देखी। हमेशा जब भी हम इस तरह क्लासिफिकेशन को पढ़ते हैं बच्चों, तो एक तो इसका इस तरह से आउटलाइन चार्ट बना लीजिए और कोशिश करिए कि हर क्लास के कम से कम 2-2 लक्षण या 3-3 लक्षण उस क्लास के नीचे आप नोट करें। आप यहाँ पर चाहे तो विविध रंगों का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि जितने ज्यादा हम कलरफुल इसको बनाएंगे उतना ज्यादा हमारे मस्तिष्क में ज्यादा समय तक ये स्टोर रहेगा और आप इसको लंबे समय तक याद कर पाएंगे। तो ये तो था क्लासिफिकेशन संघ एनेलिडा का। अब देखिए आपके सामने जो स्लाइड है ये हमारे चिरपरिचित केचुए की है और आपकी किताब से ही ली गई है। बच्चों, जब हम अर्थवर्म को देखते हैं तो आप पाते हैं कि पूरे शरीर में
गोल छल्लेदार वलय के आकार के खंड हमें दिखाई दे रहे हैं। ये सारे खंड एक जैसे होते हैं और इनका जो ओरिजिन है वो मीजोडर्म से होता है। इनको बच्चों हम मेटामियर्स कहते हैं और इस प्रकार का खंडी भवन मेटामेरिज्म या मेटामेराइजेशन कहलाता है, जो एक रैखिक क्रम में है। देखिए, एक लीनियर अरेंजमेंट है, एक रेखा में है ऊपर से नीचे तक। अब आप अगर इसके शरीर को देखें तो सबसे ऊपर एक छोटा सा एपर्चर दिख रहा है जो निश्चित तौर पर इसका मुंह है, माउथ, और सबसे लास्ट में देखिए एक छोटा सा एपर्चर है जिसको हम एनस कहते हैं। माउथ से ये भोजन ग्रहण करता है और एनस से फिर ये वर्मी कंपोस्ट बाहर निकालता है। जो फीकल मटेरियल निकलता है उसी को हम वर्मी कंपोस्ट कहते हैं और उसको हम कास्टिंग भी कहते हैं। अब अगर हम केचुए को देखें तो हमको यहाँ पर इसके खंडों की संख्या को ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मैंने आपसे पूछा कि बताइए अर्थवर्म में ओवरी कहाँ पर है, तो बच्चों ओवरी जो है वो 13वें खंड में पाई जाती है और इसकी अपने को अभी टेम्परेरी माउंटिंग जो आप प्रैक्टिकल में करेंगे तो स्लाइड भी बनाना है। तो अगर हम 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से अगर इनके खंडों को गिनने लगे तब तो बहुत समय लग जाएगा। तो इसकी सुविधा के लिए हमेशा याद रखिए कि अर्थवर्म के बीचों बीच एक गर्डल या एक पट्टे जैसी रचना पाई जाती है जिसे हम क्लाइटेलम कहते हैं। और ये क्लाइटेलम जो है बच्चों 14, 15 और 16 3 खंडों से मिलकर के बनता है। इसका आशय ये हुआ कि क्लाइटेलम से ऊपर के जो खंड हैं वो कितने खंड हो जाएंगे, 1 से 13 तक, और क्लाइटेलम के नीचे अगर हम बात करें तो 17 से लेकर के नीचे लास्ट तक के खंड हैं। एक सामान्य केचुए में लगभग 120 से लेकर के 150 खंड पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से 150 खंडों का बना हुआ ये केचुआ आपके सामने है। अब एक बात और याद रखिए कि जब कभी हम डिसेक्शन करते हैं तो केचुए या अन्य आकशेरुक प्राणियों को पृष्ठ सतह से ही काटा जाता है, विच्छेदित किया जाता है, और जो कशेरुक प्राणी हैं उनको हम वेंट्रल साइड से डिसेक्ट करते हैं। उसकी वजह क्या है, क्योंकि कशेरुक प्राणियों के डॉर्सल साइड में नर्व कॉर्ड और नोटोकॉर्ड है, और इनके केस में अगर अपन देखेंगे तो इनमें नोटोकॉर्ड एब्सेंट है और नर्व कॉर्ड भी कहां पर है, वेंट्रल साइड में है। डॉर्सल और वेंट्रल को समझना बहुत आसान है। इस बात को ध्यान रखिए कि हमारी आहार नाल एक मीडियन एक्सिस है और आहार नाल के ऊपर जो रचनाएं होती हैं उन्हें हम डॉर्सल कहते हैं, पृष्ठ कहते हैं, और जो आहार नाल के नीचे रचनाएं स्थित होती हैं उन्हें हम वेंट्रल या प्रतिपृष्ठ कहते हैं। तो यहां पर इसका जो डॉर्सल सतह है उस पर एक काले रंग की आपको एक लाइन, एक ब्लड वेसल दिखाई देगी जिसे डॉर्सल ब्लड वेसल कहते हैं। डिसेक्शन के समय हम इसी से इसको पता कर लेते हैं। वेंट्रल साइड में आप देखेंगे तो 14वें खंड में आप देखिए एक एपर्चर दिखाई देता है, दैट इज ए फीमेल जेनाइटल एपर्चर, मादा जनन छिद्र, और इसी प्रकार से 18वें खंड में एक जोड़ी नर जनन छिद्र पाए जाते हैं, और इसके ऊपर अर्थात 17 और 19वें खंड में आपको 1 पेयर 17वें खंड में, और उसके बाद 19वें खंड में दूसरा पेयर, ये जेनाइटल पेपलीज होती हैं जो कॉपुलेशन की क्रिया में मदद पहुंचाती हैं। तो इन रचनाओं को अगर आपको ये छेद दिखाई दे रहे हैं तो आप समझ जाइए कि ये केचुए की प्रतिपृष्ठ सतह है, और अगर डॉर्सल ब्लड वेसल दिख रही है तो ये कौन सी जगह है, ये डॉर्सल सतह है। अब बच्चों देखो, जो सबसे पहला खंड है जो एंटीरो वेंट्रल साइड से थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाता है, अग्र प्रतिपृष्ठ तल पर थोड़ा आगे की ओर बहिवृद्धि के रूप में फैला रहता है, इसे हम पेरिस्टोमियम कहते हैं। और पेरिस्टोमियम के ऊपर एक छोटी सी आउटग्रोथ सूंड के समान एक रचना निकली होती है जिसे प्रोस्टोमियम कहा जाता है। ये प्रोस्टोमियम थोड़ी सी बहिसारी होती है, प्रोड्यूसबल होती है, और मिट्टी को, अन्य ऑर्गेनिक मैटर को मुंह के अंदर डालने में, एक तरह से भोजन को ग्रहण करने में, फीडिंग प्रोसेस में, फूड इंगेशन में हेल्पफुल होती है। तो एक तरह से प्रोस्टोमियम और पेरिस्टोमियम ये वो पार्ट हैं जो भोजन को के अंतर ग्रहण में सहायक होते हैं। ये आप देखिए बी नंबर पे आपको दिखाई भी दे रहा है ये। अब इस स्लाइड के बाद आगे अपन लोग जाने सबसे पहले कि व्हाट इज मेटामेरिज्म। जैसा अभी मैंने आपको बतलाया कि केचुए का शरीर वलय के समान रिंग लाइक सेगमेंट का बना हुआ है। ये सारे सेगमेंट एक जैसे हैं, मीजोडर्म से उत्पन्न हुए हैं और एक रैखिक क्रम में, एक लीनियर अरेंजमेंट में अरेंज्ड हैं। ऐसे अरेंजमेंट को बच्चों विखंडावस्था या मेटामेरिज्म कहते हैं। मेटामेरिज्म में प्राणी का शरीर का लंबवत दिशा में समान खंडों में विभाजित होना, डिवीजन इन लीनियर सीरीज, दिस इज नोन एज मेटामेरिज्म। अब ये जो मेटामेरिज्म है इसमें हर खंड मेटामियर कहलाता है। अब ये सवाल ये उठता है कि जो मेटामियर है और ये जो मेटामेरिज्म है ये क्यों पाया जाता है इन प्राणियों के अंदर, इसको भी अभी हम लोग जानेंगे। तीसरा, ये एक बात और समझ लीजिए कि केचुए के शरीर को अगर आप देखेंगे तो सबसे पहला खंड जो था जिसको कि हमने पेरिस्टोमियम कहा, जिसके आगे प्रोस्टोमियम लगा हुआ था, और सबसे अंतिम खंड को हम पाइजीडियम कहते हैं।
और ये जो पाइजीडियम है, इस पाइजीडियम के ठीक अगले सिरे से नए नए मेटामियर्स बनने लगते हैं। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो सिर वाला हिस्सा है वहां पर सबसे पुराना मेटामियर होता है, और जो एनस के पास है, पाइजीडियम के पास, उसे हम सबसे नया विखंड या मेटामियर कहते हैं। तो एक प्रकार से अगर किसी प्राणी के शरीर में बाहर और भीतर, एक्सटर्नल और इंटरनल, समान रूप से मेटाबॉलिक सेगमेंटेशन अगर हमें दिखाई दे रहा है, कहने का आशय यह हुआ कि पूरा शरीर समान रूप से खंडित है और बार बार विभिन्न प्रकार के जैविक अंगों की पुनरावृत्ति हो रही है। सभी में आपको नर्व कॉर्ड, नोटोकॉर्ड, और नोटोकॉर्ड तो इनमें है ही नहीं, नर्व कॉर्ड और एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट, नेफ्रीडिया, और इस प्रकार की सारी रचनाएं हमको बार बार दिखाई दे रही हैं। तो उस प्रकार के मेटामेरिज्म को हम होमोनोमस मेटामेरिज्म कहते हैं। वहीं दूसरी ओर एक ऐसा मेटा विखंडावस्था जिसमें केवल बाहर से अगर हमको थोड़ा सा विखंडावस्था दिखाई देती है, लेकिन शरीर के भीतर ये अस्पष्ट हो जाती है, अपूर्ण हो जाती है और एक प्रकार से जटिलता विकसित हो जाती है, उसे हेट्रोनोमस मेटामेरिज्म कहते हैं। जैसा कि कशेरुक प्राणियों में, मोलस्क में, है ना, और आर्थ्रोपोड्स में आप देखेंगे वहां पर हेट्रोनोमस मेटामेरिज्म हमें दिखाई देता है। मेटामेरिज्म का पाया जाना प्राणियों के जीवन में एक प्रकार की अनुकूलता प्रदान करता है। आप सब जानते हैं कि जो प्राणी जब पहली बार जमीन के ऊपर रेंग करके चलने का इन्होंने प्रयास किया, तो उस समय पेशियों के संकुचन और विमोचन से शरीर जो है धीरे धीरे आगे की ओर क्रॉल करता है, रेंगता है। उस समय पूरे शरीर के अंदर, जो देह गुहा के अंदर जो सीलोमिक फ्लूइड भरा हुआ है, वो एक हाइड्रोलिक प्रेशर क्रिएट करता है, और उस हाइड्रोलिक प्रेशर को क्रिएट करने में मेटामेरिज्म एक हाइड्रोस्केलेटन का काम करता है। तो एक प्रकार से इन प्राणियों के प्रचलन में मेटामेरिज्म एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। मेटामेरिज्म हमको इस बात को भी समझाता है कि प्राणियों का क्रमिक रूप से विकास हुआ है, एक देयर इज एवोल्यूशन प्रोसेस। कहने का आशय यह हुआ कि सरल जीवों से जटिल जीव निरंतर विकसित होते चले गए हैं। तो प्राणियों में जो जटिलता आई है उसको डेवलप करने में भी मेटामेरिज्म हेल्पफुल है। तो इन दो लिहाज से हम लोग मेटामेरिज्म को पढ़ते हैं। तो ये तो थोड़ी सी बात हुई मेटामेरिज्म के संबंध में। बच्चों, अब हम लोग थोड़ा सा अर्थवर्म के बारे में देखें। तो अर्थवर्म को अगर आप इसका सेक्शन काटेंगे तो सबसे बाहर आपको देह भित्ति दिखाई देगी, बॉडी वॉल ऑफ अर्थवर्म। तो उसको बच्चों ध्यान से देखो कि बॉडी वॉल जो है ये एक्टोमीजोडर्मल डेरिवेटिव है, मतलब इसका निर्माण एक्टोडर्म से होता है और मीजोडर्म से होता है। अब सवाल ये उठता है कि एक्टोडर्म से क्या क्या चीजें बनी हुई हैं। तो देखिए, सबसे बाहर क्यूटिकल का एक आवरण होता है, और क्यूटिकल के बाद कोलेजन फाइबर्स होते हैं, और उसके बाद नीचे की तरफ एपिडर्मल सेल्स होती हैं। ये लंबी तो ज्यादा होती हैं और चौड़ी कम होती हैं। ऐसी कोशिकाओं को बच्चों हम लोग कॉलुमनर सेल्स कहते हैं। और कॉलुमनर सेल्स में कुछ सपोर्टिंग सेल्स होती हैं, कुछ बेसल सेल्स होती हैं, और इसके अलावा दो और मुख्य कोशिकाएं यहाँ पर पाई जाती हैं। एक है ग्रंथिल कोशिकाएं, और ये ग्रंथिल कोशिकाएं निरंतर म्यूकस का स्रावण करती हैं और एल्बुमिन भी बाहर निकालती हैं। इस म्यूकस और एल्बुमिन से इनकी सतह जो है, केंचुए की बाहर वाली सतह, ये कोमल और नम बनी रहती है। अब चूंकि ये जमीन पर पाए जाते हैं तो इनमें श्वसन का तरीका भी अब कैसा हो गया है, वायवीय श्वसन, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। और श्वसन इनमें त्वचीय श्वसन पाया जाता है, और त्वचा जो है वो एक वास्कुलर रेस्पिरेटरी ऑर्गन के रूप में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करती है। तो इसके लिए जरूरी होता है कि त्वचा नम और पतली हो, संवहनी हो। तो इस काम में ये म्यूकस मदद करता है। और इसके नीचे आप देखिए सर्कुलर मसल्स दिखाई दे रही हैं, फिर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, और फिर सर्कुलर मसल्स है, और उसके नीचे है पेरिटोनियल मेम्ब्रेन। तो यहां पर ये जो पेशियां हैं, पहली बार वर्तुलाकार पेशी और लंबवत पेशी, जिन्हें हम सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स क्रमशः कह सकते हैं, ये पेशियां पहली बार संघ एनेलिडा के प्राणियों में हमें दिखाई देती हैं, और इनकी उत्पत्ति मीजोडर्म से होती है। तो आपने देखा एपिडर्मिस को तो एक्टोडर्म बना रहा है, और इन सारी पेशियों को मीजोडर्म बना रहा है। तो ये पूरी जो बॉडी वॉल है ये एक्टोमीजोडर्मल डेरिवेटिव है। अब वेंट्रल साइड में आप देखेंगे प्रचलन के लिए जो मैंने अभी आपको बताया था, सीटी पाई जाती हैं, जो देखिए इस प्रकार से एक सीटल सैक में बंद रहती हैं। ये काइटिन की बनी होती हैं, और इसकी भी आप लोग स्लाइड बना सकते हैं। ओके, थोड़ा सा आप वेंट्रल साइड से स्किन का टुकड़ा काटिए और एक टेस्ट ट्यूब में लेकर के एक माइल्ड KOH के साथ इसको हल्का सा गर्म करिए, और उसके बाद में आप ईओसिन स्टेन के साथ इसको
जित करके इसकी स्लाइड में आप सीटल सैक को देख सकते हैं। बच्चों यहाँ पर देखिए दो प्रकार की पेशियां इनमें है, एक है प्रोट्रैक्टर मसल्स और एक दूसरी है रिट्रैक्टर मसल्स। इन दोनों पेशियों के संकुचन और विमोचन से केंचुआ आगे की ओर और पीछे की ओर दोनों तरफ प्रचलन कर सकता है और ये पेशियां इसमें सहायता पहुंचाती हैं। चलिए आइए अब देखें हम लोग अर्थवर्म की टैक्सोनॉमिक पोजीशन को कि अर्थवर्म को किस प्रकार से वर्गीकृत हम कर सकते हैं। तो सबसे पहला फाइलम है एनेलिडा, उसके बाद क्लास है ओलिगोकीटा, ऑर्डर है ओपिस्थोफोरा और ऑर्डर के बाद इसका जीनस है फेरेटिमा और स्पीशीज है पोस्थ्यूमा। तो ये तो था इसका टैक्सोनॉमिक पोजीशन, इसको अच्छे से याद करें। अर्थवर्म के बच्चों 1800 प्रजातियां ज्ञात हैं पूरे विश्व में, 1800 जेनरा, जिसमें से 40 जो हैं वो भारत में सामान्य तौर पर पाई जाती हैं और जिसमें मोस्ट कॉमन ये अर्थवर्म फेरेटिमा है और जिसको हम कॉमन इंडियन अर्थवर्म के नाम से जानते हैं। फेरेटिमा पोस्थ्यूमा एक सामान्य भारतीय केचुआ, इसकी भी 500 जातियां हैं जिनमें से 13 भारत में पाई जाती हैं। एक और प्रजाति है जिसको हम यूटीफियस कहते हैं और ये एक सतह पर वाला केचुआ है, ये भी भारत में पाया जाता है और ये थोड़ा सा बायोल्यूमिनेसेंट होता है, मतलब इसमें थोड़ा चमकने वाले कुछ इस तरह के पिगमेंट पाए जाते हैं, तो इसको ल्यूमिनेसेंट एक इसकी प्रॉपर्टी है, वो भी दिखाई देती है। जैसे आपने प्रोटोजोआ में बच्चों नॉक्टिल्यूका वगैरह पढ़ा होगा, उनमें भी इस प्रकार की जीव संदीप्ति, हिंदी में हम इसको कहते हैं बायोल्यूमिनेसेंस, पाई जाती है। तो उसी तरह का ल्यूमिनेसेंट ऑर्गन इनमें भी पाया जाता है और ज्यादा बेहतर रूप जुगनू में देखते हैं हम लोग, जो अंधेरे में चमकता है। ल्यूसीफरेज एंजाइम होता है और वहां पर एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है। तो ये तो था यूटीफियस। तीसरा है एलोलोबोफोरा और इस प्रकार का जो केचुआ है ये हमारे नॉर्थ साइड में अगर आप जाएंगे तो वहां पहाड़ों पर पाया जाता है, हिल ट्रैक में पाया जाता है। और लम्ब्रिकस, इट इज ऑल्सो वेरी कॉमन अर्थवर्म, ये यूरोप में पाया जाता है, यूरोप में पाया जाने वाला केचुआ है। तो यहां पर अपन लोग चर्चा हम फेरेटिमा की करने वाले हैं जो कि एक सामान्य भारतीय केचुआ है। आइए अब देखें इसका पाचन तंत्र। तो सब बच्चे जानते हैं कि पाचन तंत्र का आशय दो चीजों से होता है, एक आहार नाल और दूसरा पाचक ग्रंथियां। तो सबसे पहले हम लोग आहार नाल या एलिमेंट्री कैनाल को देखेंगे। एलिमेंट्री कैनाल में सबसे पहला पार्ट आता है माउथ एंड बक्कल कैविटी और ये केचुए के पहले से तीसरे खंड तक फैला रहता है। इसके बाद आता है ग्रसनी, जिसको हम फेरिंग्स कहते हैं, और ये फेरिंग्स जो है वो चौथे खंड में स्थित होता है। देन इसके बाद ग्रसिका या इसोफेगस होता है और ये इसोफेगस एक लंबी ट्यूब के रूप में 5वें से 8वें खंड तक फैली रहती है। इसोफेगस जहां पर खुलता है वो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, इसको अच्छे से याद करिएगा। और इस रचना को हम लोग बच्चों गिजर्ड कहते हैं या पेशड़ी कहते हैं और यही वो जगह है जहां पर पीसने का काम किया जाता है। जो भी मिट्टी और मृत कार्बनिक इसने भोजन के रूप में लिए हैं उन सबको पीसने का काम, ग्राइंडिंग करने का काम यहां पर होता है, इसे हम गिजर्ड कहते हैं और ये 9वें खंड में पाया जाता है। कई बार हम लोग माइनर डिसेक्शन में, हो सकता है इस साल आपको प्रैक्टिकल परीक्षा में माइनर डिसेक्शन में फ्लैग लेबलिंग कराई जाए, अर्थवर्म के डिसेक्शन में आपसे कहा जाए कि इन सारे अंगों में फ्लैग लगाइए, तो उस समय भी आप इसको अभी यहां अच्छे से समझ लीजिए और वहां पर फिर आपके काम आएगा जब आप फ्लैग्स लगाएंगे। देन इसके बाद आता है आमाशय और आमाशय जो होता है ये भी एक लंबी ट्यूब के रूप में 10 से 14वें खंड तक फैला रहता है। आमाशय के बाद अब अगला भाग आता है और जो होता है इंटेस्टाइन या आंत। बच्चों आंत जो है इसमें 16 से लेकर के अंतिम खंड तक फैली रहती है और आंत में एक खास विशेषता ये होती है इंटेस्टाइन में कि इसके 26वें खंड से लेकर के अगले लगभग 50 खंडों तक एक विशेष रचना पृष्ठ सतह पर, मतलब ऊपर की तरफ पाई जाती है, जिसे हम टिफ्लोसोल कहते हैं और ये पचे हुए भोजन के अवशोषण करने का काम करती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ टिफ्लोसोल हम इंटेस्टाइन को 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। प्री टिफ्लोसोलर रीजन फ्रॉम 16 से 25 खंड तक, टिफ्लोसोलर 26 से 75 और पोस्ट टिफ्लोसोलर रीजन 76 से अंतिम खंड 120 या 150वें खंड तक ये फैली रहती है रचना। तो ये तो था इंटेस्टाइन। अब इन सारी चीजों को हम लोग आइए इस स्लाइड में चित्र में भी देखें। तो देखिए सबसे ऊपर हमको माउथ दिखाई दे रहा है, उसके बाद आप देखिए फेरिंग्स दिख रहा है, फेरिंग्स के बाद एक ट्यूब के रूप में 8वें खंड तक इसोफेगस है, फिर 9वें खंड में देखिए पेशणी या गिजर्ड दिखाई दे रहा है और देन उसके बाद स्टमक है और ये स्टमक 15वें खंड तक है और 16वें खंड से आगे तक देखिए ये प्री टिफ्लोसोलर इंटेस्टाइन दिख रही है और 26वें खंड में एक विशेष रचना आप देखिए एक बाह्य वृद्धि के रूप में दिख रही है जिसे हम इंटेस्टाइनल सीकम कहते हैं। ये इंटेस्टाइनल सीकम जो है एक पाचक ग्रंथि के रूप में
पाचक विकर का निर्माण करती है और उसको भोजन के ऊपर स्रावित करती है, जिससे कि भोजन का पाचन होता है। नीचे देखिए 26 के बाद टिफ्लोसोल भी दिख रहा है। ये थोड़ा सा एलिमेंट्री कैनाल को काटा गया है ऊपर से, और अंदर देखिए एक रचना दिखाई दे रही है इसकी सीलिंग में। जैसे अगर आप अपने कमरे में देखें ना, अगर ऊपर है और जो पुराने घर होते हैं उसमें ऊपर की तरफ हमको एक बीम दिखाई देती है, बीम अगर आपको थोड़ा आइडिया हो तो कुछ वैसा ही टिफ्लोसोल होता है, जो 26 से लेकर 75वें खंड तक फैला रहता है और ये पचे हुए भोजन का अवशोषण करता है। पाचन तंत्र के में आगे हम लोग 3 जगहों के ट्रांसफर सेक्शंस देखेंगे, जो आपको प्रैक्टिकल में स्लाइड में भी देखना है। पहला है ये टीएस थ्रू फेरिंग्स है। अगर हम फेरिंग्स रीजन पर अगर हम इसका ट्रांसफर सेक्शन लें तो कुछ इस प्रकार की रचनाएं हमको दिखाई देंगी। बच्चों, जब भी आप अपनी कॉपी में चित्र बनाएं, खासतौर से स्पॉटिंग के समय, बच्चे अक्सर कहते हैं कि सर इतना बड़ा चित्र हम लोग 2 मिनट में कैसे बना पाएंगे। तो मेरा उनसे कहना यह है कि आप एक गोल पहले तो पूरा एक आरेखीय चित्र बनाइए, और उसके बाद जो शुरुआत के जो हिस्टोलॉजिकल जो खासतौर से बॉडी वॉल में, उनको किसी एक जगह पर बना दें और फिर खास रचनाओं को आप इसमें चित्रित करें। तो यहाँ पर देखिए एक शेल्फ दिखाई दे रहा है, और फेरिंग्स का जो चैम्बर है ये 2 भागों में बटा हुआ है। ऊपर का जो चैम्बर है जिसको हम डॉर्सल चैम्बर कहते हैं, और नीचे का जो चैम्बर है ये है वेंट्रल चैम्बर। डॉर्सल चैम्बर जो है यहाँ पर सलाइवा निकलता है, और एक तरह से ये डाइजेस्टिव चैम्बर भी आप इसको कह सकते हैं, और नीचे वाले चैम्बर से भोजन धीरे धीरे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से आगे की ओर खिसकता जाता है, इसलिए इसको हम कंडक्टिंग चैम्बर कहते हैं। तो यहाँ पर ये रचनाएं आप देख रहे हैं। ऊपर देखिए फेरिंजियल ग्लैंड्स भी दिख रही हैं जो सलाइवा का सिक्रीशन करेंगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं कि हमारे जो सलाइवा होता है ना, हमारे सलाइवा में कौन सा एंजाइम होता है। तो सब बच्चे जानते हैं कि इसे टाइलिन कहते हैं या एमाइलेज कहते हैं, जो स्टार्च का डाइजेशन करता है। लेकिन केचुए का जो सलाइवा है अर्थवर्म का, इसमें प्रोटियोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप में आ सकता है कि केचुए के सलाइवा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो आप बताएंगे कि ये है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, जो प्रोटीन का पाचन करता है। अब दूसरा चित्र यहां पर आप देखिए 9वें खंड से लिया है, और ये गिजर्ड का है। गिजर्ड, जैसा कि आप जान रहे हैं, इसका काम है भोजन को पीसना और भोजन को अच्छे से मिक्स करना। तो यहां पर देखिए बीच में ढेर सारी सर्कुलर मसल्स हमें दिखाई दे रही हैं, और अंदर की तरफ देखिए, एकदम अंदर देखिए आप, एपिथेलियल लाइनिंग है, और उसके साथ ही भीतर की तरफ क्यूटिकल का एक आपको लेयर दिखाई दे रही है, अस्तर दिखाई दे रहा है। मतलब क्रॉप जो होता है गिजर्ड, जैसे क्रॉप होता है गिजर्ड, जिसे हम प्रोवेंट्रिकुलस भी कहते हैं। तो प्रोवेंट्रिकुलस या गिजर्ड का जो इंटरनल लाइनिंग है, इट इज मेड अप ऑफ क्यूटिकल। फिर इंपॉर्टेंट बात है, ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में आ सकता है। इस क्यूटिकल को हम इंटिमा कहते हैं, INTIMA, इंटिमा। और इस इंटिमा का कारण क्या है कि जब ये भोजन को पीसता है तो उस समय इसके भीतर की जो दीवार है वो क्षतिग्रस्त ना हो, इसलिए इनमें इंटरनल लाइनिंग भी है। सामान्य तौर पर क्यूटिकल बॉडी वॉल पे पाया जाता है बाहर की तरफ, जो इनके शरीर को जलरोधी बनाता है, एक रक्षात्मक आवरण का काम करता है। लेकिन यहां पर यह क्यूटिकल अंदर की तरफ है, जिसे हम इंटिमा कह रहे हैं। तीसरा चित्र देखिए आप, ये हमने 26वें खंड से लिया है, और इसमें देखिए बीचों बीच एक उभरी हुई रचना आपको दिखाई दे रही है, जिसे टिफ्लोसोल कहते हैं। और ये टिफ्लोसोल का काम है कि ये भोजन, पचे हुए भोजन को अवशोषित करता है और पूरे शरीर को रुधिर परिसंचरण तंत्र के द्वारा पूरे शरीर में ये विसरित हो जाता है और बाद में स्वांगीकृत हो जाता है, एसिमिलेट हो जाता है। किनारे की तरफ देखिए सेप्टल नेफ्रिडिया भी दिख रहे हैं। तो ये जो चित्र दिख रहा है, ये सेक्शन लिया गया है टिफ्लोसोल वाले रीजन से। अब इसके बाद जो पाचन तंत्र था उसका हम दूसरा हिस्सा जानेंगे, और वो है पाचक ग्रंथियां, कि केचुए के पाचन तंत्र में कौन कौन सी पाचक ग्रंथियां पाई जाती हैं। उसमें पहला है फेरेंजियल बल्ब, और ये फेरेंजियल बल्ब जो है ये सलाइवा, म्यूकस और प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स स्रावित करता है। मतलब इसके द्वारा जो सलाइवा निकल रहा है उस पर थोड़ा सा म्यूकस भी है, और ये प्रोटीन का पाचन इसी के द्वारा संपादित होता है। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम जैसे ट्रिप्सिन है, पेप्सिन है, ये सारे कैसे एंजाइम्स हैं, ये प्रोटीन का पाचन करते हैं। दूसरी रचना है कि इनके आमाशय की जो दीवार होती है ना, वो ग्रंथिल होती है, उसे ग्रंथिल एपिथेलियम या ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहते हैं, और इससे भी प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स निकलते हैं और प्रोटीन का जो पाचन करते हैं। क्योंकि देखिए इसके भोजन में ज्यादातर क्या है, मृत कार्बनिक पदार्थ है, तो उन सबको उनको सबको डाइजेस्ट करना के लिए प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स की आवश्यकता होती है, और ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स इन दोनों स्थानों पर केचुए के शरीर में निकलते हैं।
तीसरा है इंटेस्टाइनल सीका, जो आपने बाह्य वृद्धि के रूप में देखा था 26वें खंड में, और यहां से निकलते हैं कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम, जिसको हम एमाइलेज कहते हैं। एमाइलेज या टाइलिन भी इसका नाम है, और यह कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। चौथे नंबर पर है इंटेस्टाइनल एपिथेलियम, और इंटेस्टाइन की जो दीवार है भीतर वाली एपिथेलियम, उससे निकलते हैं कुछ ऐसे एंजाइम जो वसा का पाचन करते हैं, जिनको हम लाइपेज या लाइपोलाइटिक एंजाइम कहते हैं, और कुछ मात्रा में प्रोटियोलाइटिक एंजाइम भी यहां होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट आप देखेंगे कुछ अर्थवर्म की में तो आप फेरेटिमा में तो नहीं, लेकिन अन्य प्रकार के जो दूसरी इसकी प्रजातियां हैं उनमें कैल्सीफेरस ग्लैंड्स भी पाई जाती हैं, जो भोजन के पीएच का निर्धारण करती हैं। क्योंकि आप सब बच्चे जानते हैं कि प्रोटीन का डाइजेशन अल्कलाइन मतलब स्लाइटली हायर रेंज के पीएच पर होता है, तो यहां से कैल्शियम कार्बोनेट निकलता है और एक तरह से ये एसिड बेस रेगुलेशन का काम करता है, अम्ल क्षार संतुलन, और इस वजह से आसानी से भोजन का डाइजेशन हो जाता है। अब भोजन का जो पाचन हो रहा है, तो वास्तव में भोजन क्या है और भोजन का अंतर्ग्रहण किस प्रकार से होता है ये भी जानना होगा। तो भोजन इसका देखिए, आमतौर पर जो केचुए हैं वो रात के समय निकलते हैं। रात्रिचर प्राणियों के लिए हम वर्ड यूज करते हैं नॉक्टर्नल, तो ये नॉक्टर्नल होते हैं और सभी प्रकार के भोजन को ये ग्रहण करते हैं, चाहे वो मांसाहारी हो या शाकाहारी। कहने का मतलब मृत जीव जंतुओं को, वनस्पतियों को, कार्बनिक पदार्थों को, सड़ी गली पत्तियों को, मिट्टी को, सबको ये भोजन के रूप में लेते हैं, अर्थात ये ओमनीवोरस होते हैं। उसके बाद प्रोस्टोमियम और पेरिस्टोमियम की मदद से भोजन को इंगेस्ट किया जाता है। भोजन के मामले में इनमें सिलेक्टिविटी भी देखी गई है कि केचुए जो हैं अपने मनपसंद भोजन का ही चयन करते हैं। मतलब इनके पास देखिए इतना ज्ञान है कि हाउ टू सिलेक्ट प्रॉपर फूड, और ये सही भोजन को ही ये लेते हैं। ऐसा नहीं कि ये प्लास्टिक को भी खा जाए, तो ये इन चीजों में अंतर समझते हैं और कार्बनिक पदार्थों को ही भोजन में के रूप में उनका चयन करते हैं। इनके आप देखेंगे कि जो प्रोस्टोमियम और पेरिस्टोमियम है वो तो भोजन के अंदर ग्रहण में मदद कर ही रहा है, वो प्रोड्यूसिबल है, थोड़ा सा बहिसारी है। तो भोजन जो है वो एक सक्शन पंप की तरह फेरिंग्स में आ जाता है और बक्कल चैम्बर फेरिंग से होता हुआ आगे ईसोफेगस से स्टमक में पहुंच जाता है। तो एक चूषक पंप के रूप में भी इनका आहार नाल काम करता है। पाचन जो है वो पाचक गुहा में हो रहा है, इसलिए इसको एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कहा जाएगा। यहां पर इस प्रकार से आप पाचन की फिजियोलॉजी की बायोकेमिकल रिएक्शंस को लिख सकते हैं कि प्रोटीन जो है वो प्रोटीएज के द्वारा पेप्टोज और एमिनो एसिड में टूट जाता है, स्टार्च जो है वो एमाइलेज के द्वारा ग्लाइकोजन में बदल जाता है, फैट्स लाइपेज के द्वारा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदल जाते हैं, और सेलुलोज जो है जो पत्तियों में बहुत अधिक मात्रा में होता है वो सेलुलेज एंजाइम के द्वारा पुनः मोनोसैकेराइड में बदल जाते हैं। तो ये तो आपने देखे विकर हैं, और ये इस प्रकार से जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में बदल रहे हैं। क्योंकि जब तक सरलीकरण नहीं होगा पाचन का उद्देश्य पूरा नहीं होगा, और सरलीकृत रूप में ही भोजन का अवशोषण हो सकता है। काइटिन भी होता है पत्तियों में, उसके लिए काइटिनेज एंजाइम है जो काइटिन को मोनोसैकेराइड में बदल देता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा इनका पाचन हो जाता है। पाचन के बाद अवशोषण के लिए इंटेस्टाइनल विलाई और टिफ्लोसोल ये दोनों पाए जाते हैं जो पचे हुए भोजन का अवशोषण करते हैं, और जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो पोस्ट टिफ्लोसोलर रीजन से होता हुआ एनस के माध्यम से शरीर के बाहर निकल जाता है। और उसकी भी जो प्रकार और आकार अलग अलग होते हैं, जिसके आधार पर हम इन अर्थवर्म की प्रजातियों का पता कर लेते हैं। इसे हम कास्टिंग कहते हैं और इसी को हम वर्मी कंपोस्ट के नाम से भी जानते हैं। एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं जो आप पाएंगे कि इनके आमाशय और इंटेस्टाइन के बाहरी सतह पर पाई जाती हैं, जिनको येलो सेल्स या पीतक कोशिकाएं कहते हैं, और इनका एक नाम दिया गया है क्लोरोवोगेन सेल्स। दीज आर द वॉन्डरिंग सेल्स, जिनके बारे में बताया गया है कि ये यकृत की तरह वसा का संचय करती हैं और उसको ग्लिसरॉल में बदल देती हैं। साथ ही साथ ये उत्सर्जी अंग के रूप में भी काम करती हैं और विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट पदार्थों को ले जा करके स्किन में, बॉडी वॉल में जमा कर देती हैं। और यही वजह है कि केचुए का रंग जो है वो भूरा या मटमैला होता है। तो ये क्लोरोवोगन सेल्स जो हैं इस प्रकार के काम में भी मदद करती हैं। तो इनका आपने दोनों रूप देखा, पाचक के रूप में पाचन तंत्र में भी देखा और उत्सर्जी तंत्र में भी। अब देखिए इसके बाद हमारा जो अगला सिस्टम है, समय की कमी है, इसको भी हम लोग देखेंगे यहाँ पर, और वो है प्रजनन तंत्र। तो प्रजनन तंत्र का आशय है कि जिसमें हम लोग पढ़ेंगे नर और मादा दोनों जनन अंग के बारे में। बच्चों ये उभयलिंगी होता है, अर्थात इसमें नर और मादा दोनों जनन अंग एक ही प्राणी के शरीर में पाए जाते हैं,
लेकिन इसके बावजूद भी इसमें पर निषेचन या क्रॉस फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। मतलब जब कॉपुलेशन होता है तो दो अलग अलग केचुए आपस में शुक्राणु और अंडाणुओं का लेन देन करते हैं। तो यहां पर इस प्रकार के निषेचन को हम क्रॉस फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है क्योंकि इनमें एक कंडीशन पाई जाती है, टर्म है, इसको भी नोट करिए, प्रोटेंड्रस। मतलब अगर इस पर जो टेस्टीज हैं अगर वो पहले परिपक्व हो जाएं, अर्ली राइपनिंग ऑफ टेस्टीज, और ओवरीज जो हैं वो बाद में परिपक्व हों, ऐसी स्थिति में क्या होगा कि किसी एक केचुए के जो स्पर्मेटोजोआ हैं वो दूसरे केचुए के ओवा के साथ ही निषेचन की क्रिया को संपादित कर सकते हैं। तो उसकी वजह अब आप समझ गए होंगे कि उभयलिंगी होने के बावजूद भी दो केचुओं की जरूरत पड़ती है निषेचन क्रिया में। इसकी कारण है प्रोटेंड्रस। अगर इसका उल्टा होता कि ओवरी पहले परिपक्व होती तो बच्चों उसे हम प्रोटोगाइनस कहते हैं। ठीक है। नर जननांग की अगर हम बात करें तो इसमें दो जोड़ी टेस्टीज होती हैं जो 10वें और 11वें खंड में पाई जाती हैं। शुक्राशय होते हैं, ये भी 11वें और 12वें खंड में होते हैं। और इसके अलावा 4 अर्थात 2 जोड़े वासा डिफरेंशिया शुक्र नलिकाएं पाई जाती हैं जो 18वें सेगमेंट तक फैली रहती हैं। और लास्ट में एक ग्रंथि होती है प्रोस्टेट ग्रंथि जो 17 से लेकर के 19 और 20वें खंड तक फैली रहती है। तो ये तो सारे पार्ट आपने देखे नर जननांग के। और इसके अलावा भी एक अतिरिक्त ग्रंथियां भी होती हैं जो 17वें और 19वें खंड में जहां पर जेनाइटल पेपिला है वहां पर पाई जाती हैं। इनको हम एसेसरी ग्लैंड्स कहते हैं। वहीं दूसरी अगर हम मादा जननांगों की बात करें तो मादा जननांग में ओवरी, एक जोड़ी ओवरी होती है जो 12वें और 13वें के इंटरसेप्टा अर्थात 13वें खंड में अंगूर के गुच्छे की तरह लटकी हुई रहती हैं। स्पर्मेट की ये 4 जोड़े होते हैं जो 5वें, 6वें, 6वें, 7वें, 7वें, 8वें और 8वें, 9वें सेगमेंट में होते हैं। फिर उसके अलावा एक जोड़ी ओविडक्ट होती है जो 14वें खंड में एक कॉमन एपर्चर के रूप में बाहर की तरफ खुलती है। अब इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अगर आप देखें तो चित्र में कुछ इस प्रकार का हमको प्रजनन के अंग हमें दिखाई देते हैं। सबसे ऊपर देखिए आपको 4 जोड़े स्पर्मेट की दिखाई दे रही हैं शुक्रा, और उसके नीचे आप देखिए 10वें और 11वें खंड में टेस्टीज, फिर सेमिनल वेसाइकल्स, और उसके बाद दोनों तरफ 1-1 पेयर वासा डिफरेंशिया जो नीचे 18वें खंड में एक जोड़ी एपर्चर नर जनन छिद्र के रूप में खुल रही हैं। और 17वें और 19वें में देखिए आप 2 जोड़ी एसेसरी ग्लैंड्स हैं और साथ ही 2 बड़े बड़े हमें प्रोस्टेट ग्लैंड दिखाई दे रही हैं। तो कुछ ऐसी रचना जो है इनके प्रजनन तंत्र की है। अब अगर हम इनके प्रजनन की प्रक्रिया को समझें, ब्रीडिंग को देखें, तो वास्तव में प्रोटेंड्रस होने के कारण 2 केचुए आमतौर पर वर्षा ऋतु के समय आपस में विपरीत सिरों से एक दूसरे से मिलते हैं और जो पहला केचुआ है वो दूसरे को और दूसरा पहले के स्पर्मेथिकी में शुक्राणुओं को स्थानांतरित कर देता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप चाहें तो इसको एक लाइन में लिख लें कि यहां पर दोनों केचुए के बीच में शुक्राणुओं का लेन देन होता है। ध्यान रखिएगा, ओवा का नहीं हो रहा है, केवल किसका हो रहा है? स्पर्मेटोजोआ का। मतलब एक केचुआ अपने स्पर्मेटोजोआ दूसरे को दे रहा है और दूसरा दे रहा है पहले को। अब ये जो स्पर्मेटोजोआ है ये स्पर्मेथिकी में शुक्र ग्राहिकाओं में संग्रहित हो जाते हैं और जब ओवरी परिपक्व हो जाती हैं, ओवरी से ओवा बाहर निकलता है। तो अभी आपको मैंने बताया था कि 14वें खंड में ये बाहर निकलता है और यहाँ पर 14, 15, 16 में ही क्लाइटेलम है और यहाँ विशिष्ट ग्रंथियां होती हैं क्लाइटेलर ग्लैंड्स जो चारों तरफ एक आवरण का सिक्रीशन करती हैं और जिसे हम कोकून कहते हैं। इस कोकून में सबसे पहले आता है ओवा या अंडाणु और फिर उसके बाद धीरे धीरे ये कोकून आगे की ओर सरकता है और खिसकते खिसकते ये स्पर्मेथिकी के पास पहुंच करके वहां पर शुक्राणु या स्पर्मेटोजोआ भी इस कोकून में छोड़ दिए जाते हैं। और उसके बाद ये कोकून जो है राई के दाने से बड़े, थोड़ा सा 1 मिलीमीटर साइज के पीले कलर के ढेर सारे मिट्टी में केंचुआ जो है निरंतर कोकून बनाता चला जाता है और ढेर सारी संख्या में कोकून बाहर आ जाते हैं। ये सारे कोकून जो होते हैं इन्हीं में निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। तो अभी आपने जाना कि 2 केचुए शुक्राणुओं का लेन देन करते हैं, अंडाणु का नहीं, और शुक्राणु जो है वो कोकून में जाकर के अंडाणु को निषेचित करते हैं। एक प्रकार का इंटरनल फर्टिलाइजेशन तो है, लेकिन ये कहाँ हो रहा है? कोकून में हो रहा है। और कोकून देखिए इस प्रकार से बन रहा है और ये कोकून देखिए बाहर निकल आया है। कोकून एक समय के बाद लगभग 23 दिनों तक इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। उसके बाद हैचलिंग्स अर्थात छोटे छोटे केचुए एक कोकून में 2 से 3 केचुए छोटे छोटे नवजात शिशु के रूप में बाहर निकलते हैं और 40 से 60 दिनों में
ये पूरे एक वयस्क केचुए में बदल जाते हैं और उसके बाद फिर से ये मैटिंग की प्रक्रिया में शामिल हो जाते हैं। एक तरह से अगर आप देखें तो पूरे केचुए का जो जीवन है वो 3 महीने का है, 90 दिनों का है, जिसमें केचुए की लाइफ साइकिल कंप्लीट हो रही है। इस लाइफ साइकिल में कहीं पर भी आपने लार्वा नहीं देखे हैं। तो ऐसे लार्वा या डेवलपमेंट को, परिवर्धन को हम लोग डायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। जहां लार्वल स्टेज होती है उसे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहा जाता है। तो ये तो था देखिए इसके जीवन चक्र के बारे में और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। आइए अब संक्षेप में हम लोग जानें केचुए खाद के महत्व के बारे में। आप सब लोग बच्चे जानते हैं कि जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जो होते हैं वो सॉइल कंडीशनर की तरह डिफरेंट टाइप के इनऑर्गेनिक मिनरल्स के साथ और बहुत अधिक मात्रा में अमोनियम कंसंट्रेशन रखते हैं और इस वजह से ये खेती में फसलों के लिए उपयोगी होते हैं। दूसरी जो बेनिफिट्स हैं कि ये सारे बेनिफिट देखिए आपकी स्लाइड में दिख रहे हैं कि कॉस्ट इफेक्टिव भी हैं और अगर इनका हम उपयोग करें तो सही मायने में रासायनिक खाद से हम छुटकारा पा सकते हैं और एक तरह से केमिकल फर्टिलाइजर पर जो डिपेंडेंसी है वो कम हो सकती है। यहां पर जितना भी सॉलिड वेस्ट है ये 2 तरह का है। बायोडिग्रेडेबल है आपके किचन में और किचन के अलावा स्ट्रॉ के रूप में, हे के रूप में, पेपर के रूप में, एनिमल एक्सक्रीटा के रूप में, ये बायोडिग्रेडेबल है। दूसरा जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है उसमें स्टोन, प्लास्टिक, रबर, ग्लास और मेटल्स आ रहे हैं। अब इन सब में हमारे जो केचुए हैं जिनका अगर हम वर्गीकरण करें तो कुछ हैं डेट्रीवोरस, मतलब जो सड़े गले पदार्थों का भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं और उनको वर्मी कंपोस्ट में बदलते हैं। इसमें पहला जो कैटेगरी है वो है इपीजेइक, ये सरफेस फीडर होते हैं और जंगल में आप देखते हैं हजारों पत्ते पतझड़ में और फिर गायब हो जाते हैं। तो इन पत्तियों को खाने वाले केचुए फाइटोफेगस कहलाते हैं। फिर कुछ 2-3 मीटर गहराई में होते हैं, इनको एनीक कहते हैं और ये जियोफेगस होते हैं। और इसके अलावा कुछ बहुत और ज्यादा गहराई में होते हैं जिनको हम सॉइल फीडर या इंडोजेइक अर्थवर्म कहते हैं। यहां पर वर्मी कंपोस्टिंग के लिए हम लोग ज्यादातर इपीजेइक स्पीशीज का चुनाव करते हैं और साथ में इंडोजेइक स्पीशीज को भी इसमें हम शामिल कर लेते हैं और इन दोनों का उपयोग से हम लोग वर्मी कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं। आइए मैं आपको उस स्लाइड को दिखाता हूं जिसमें वर्मी कंपोस्ट के बारे में बताया गया है। वर्मी कंपोस्ट जो बनता है बच्चों, ये लगभग 45 दिन में वर्मी कंपोस्ट आप घर में तैयार कर सकते हैं और इसके लिए आप प्लास्टिक का कोई बड़ा सा टब या सीमेंट का टब या गमला ले सकते हैं आप, कुछ नहीं तो। और इसमें ये जो मैंने 6 स्टेजेस दी हैं, इसमें सबसे नीचे वाली स्टेज देखिए। सबसे पहले वर्मी बेड तैयार करिए और पत्थर ईंट के टुकड़ों से 3 से 4 सेंटीमीटर का, उसके ऊपर मोटी रेत का स्तर 6 से 7 सेंटीमीटर, फिर उसके ऊपर लोमी दुमट मिट्टी डाल दीजिए 15 सेंटीमीटर की और वहां पर लगभग 100 केचुए छोड़ दीजिए। ये केचुए आपको मिल जाएंगे, है ना, कोकून के फॉर्म में भी और छोटे छोटे नवजात शिशुओं के रूप में। अब इसके ऊपर आप आपका जो किचन वेस्ट है उसको डालिए, ऑर्गेनिक अपशिष्ट को, जो सप्ताह में 2 बार आप डाल सकते हैं। उसके ऊपर आप कैटल डंग माने गाय का गोबर सूखा और कुछ भूसा 10 सेंटीमीटर की लेयर बनाइए और उसके ऊपर पानी का छिड़काव करिए और उसके ऊपर नारियल के छिलके बिछा करके बोरा या पत्ते से ढक दीजिए और किसी शेडेड वाली जगह पर इसको रख दीजिए। चूंकि ये प्रकाश के प्रति बहुत संवेदी होते हैं, केचुए इधर उधर भाग जाएंगे प्रकाश को देख करके, तो थोड़ा सा अंधेरा चाहिए और यहां पर ये केचुए जो है अपना काम शुरू कर देंगे और जितना कार्बनिक अपशिष्ट है उसको ये वर्मी कंपोस्ट में 45 दिन में तैयार कर देंगे। यहां पर फूड, मॉइस्चर, टेम्परेचर, लाइट, पीएच और प्रीडेटर्स, इन सब का भी हमें ध्यान रखना है कि ये सारी चीजें आइडियल हों, अनुकूलित हों, जिससे कि हमारा वर्मी कंपोस्ट एक बहुत अच्छा वर्मी कंपोस्ट हम तैयार कर सकें। अब देखिए कुछ इस प्रकार के डिजाइन है वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए, इनको कंपोस्ट बिन कहते हैं। एक ऐसा डिजाइन है, दिस इज द ओल्ड मॉडल। एक ये इस तरह का आप अपने घर में बना सकते हैं। देखिए इसमें पानी ऊपर से छिड़काव भी कर सकते हैं और पानी अगर अधिक हो गया तो उसको बाहर निकाल भी सकते हैं। ज्यादा पानी नहीं होना चाहिए, है ना, इसका ध्यान रखिएगा, नमी हो लेकिन बहुत ज्यादा ना हो। तो इस प्रकार की डिजाइन का हम लोग एक वर्मी कंपोस्ट बिन बना लें। और मैं समझता हूं अगर ये व्याख्यान आप सब सुन रहे हैं तो हमारे देश में देखिए स्वच्छता अभियान की हम बात कर ही रहे हैं, घरों को साफ सुथरा रखना है। केचुए तो बेचारे लगे हुए हैं और पूरी जमीन को बना रहे हैं, दे आर द सॉइल इंजीनियर्स, अर्थ मेकर्स, और हमको जाने अनजाने में वो ढेर सारा वर्मी कंपोस्ट दे रहे हैं। तो इनका हम उपयोग करें और इनके साथ इनको अपने घर में पालें और जितना आपका किचन का वेस्ट है उससे आप वर्मी कंपोस्ट बना के किचन गार्डन में उसका उपयोग करें और बढ़िया बढ़िया सब्जियां और फूलों की आप घर में ही खेती करें। तो एक डिजाइन ये वाला भी है, देखिए। तो इस प्रकार से आप लोग वर्मी कंपोस्ट को तैयार कर सकते हैं। बच्चों यहाँ मेरा व्याख्यान अब समाप्त हो रहा है। मैंने कुछ रेफरेंसेस भी आपके लिए यहाँ पर दिए गए हैं जहां से व्याख्यान की ये सारी सामग्री ली गई थी। अब जो हमारा समय है अगला,
इन 5-10 मिनटों में हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू हो गया है। तो अगर अभी इस पूरे व्याख्यान को सुनने के बाद आपके मन में अगर कोई सवाल है तो निसंकोच आप मुझसे पूछ सकते हैं, और इसको पूछने के लिए आप अपनी जगह पर खड़े हो जाएं और थोड़ा सा सामने की ओर आ जाएं ताकि माइक से आपकी आवाज मुझ तक पहुंच सके और आप अपने प्रश्न का उत्तर जान सकें। तो एनी वन ऑफ यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन विदाउट एनी हेजिटेशन। तो आप पूछिए इसमें। अगर किसी बच्चे को कोई सवाल पूछना है तो वो पूछ सकते हैं अपनी जगह पर खड़े होकर के। ये टिमरनी हरदा कॉलेज भी हमारे सामने दिख रहा है हमको। यहां से कोई सवाल पूछना चाहता है क्या? हाँ, जरूर पूछ सकते हैं। और ये कोठी रीवा का कॉलेज भी है, और पीजी कॉलेज मोती तबेला इंदौर, यहाँ के विद्यार्थी भी बड़े ध्यान से लेक्चर सुन रहे थे। अगर आपके मन में कोई बात उठ रही है तो उसको जरूर पूछिए। अब मैं एक आध सवाल मैं ही आपसे पूछता हूं, और ये मोती तबेला इंदौर के बच्चे अगर जवाब देंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो बच्चों बताओ आप कि केचुए के शरीर में क्लाइटेलम किन खंडों में पाया जाता है? शरीर के किन खंडों में क्लाइटेलम नामक रचना पाई जाती है? कोई उत्तर देगा आप में से? एनी वन ऑफ यू कैन आस्क, एनी वन ऑफ यू। आप बताइए आप में से अगर किसी को इसका उत्तर पता हो। सर, हाँ बताइए। हाँ बोलिए। 14, 15, 16। बिल्कुल सही उत्तर दिया। आपका अपना नाम बताइए बेटे। पूजा पटेल, पूजा पटेल, बिल्कुल सही उत्तर दिया बुरहानपुर से, और इन्होंने लेक्चर ध्यान से सुना भी है, बड़ी अच्छी बात है। 14, 15 और 16 ये क्लाइटेलम का खंड है। अब अगला सवाल ये है कि केचुए में निषेचन की क्रिया, मतलब शुक्राणु और अंडाणु का मिलना किस जगह पर होता है? केचुए में निषेचन कहां पर होता है? कौन देगा जवाब? मुझे लग रहा है नेपा नगर की छात्रा फिर से जवाब देना चाह रही है, पूजा के बगल में जो बैठी हुई है, या इंदौर की छात्राएं। निषेचन कहां पर होता है? फर्टिलाइजेशन किस जगह पर संपन्न होता है? केचुए के जीवन में अगर हम देखें तो इसके जीवन चक्र में शुक्राणु और अंडाणुओं का मिलना, इसे निषेचन कहते हैं। हाँ बताइए बड़वानी से, बोलिए बोलिए बड़वानी। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया था ये कोकून में होता है। आपने पढ़ा था ना कोकून। कोकून जो एक ऐसी जगह है जहां पर शुक्राणु और अंडाणुओं का मिलना होता है, एक प्रकार का आंतरिक निषेचन कोकून में संपन्न होता है। अच्छा, अब एक सवाल बताइए कि जो दो केचुए आपस में मिलते हैं तो उनके बीच में किस चीज का आदान प्रदान होता है? मैथुन क्रिया के समय, कॉपुलेशन के समय जब दो केचुए आपस में मिलते हैं तो वो किस चीज का आदान प्रदान करते हैं? कौन देगा उत्तर? हेलो सर। हाँ बोलो बेटा पूजा। स्पर्म। स्पर्म का ही होता है। ऐसा तो नहीं कि अंडाणुओं का भी होता है, केवल स्पर्म का होता है। ठीक है, एक केचुए दूसरे को अपने स्पर्मेटोजोआ देता है और दूसरा पहले वाले को देता है। तो ये कुछ बातें थी इनसे जुड़ी हुई, और आप सबने इस व्याख्यान को बहुत ध्यान से सुना, और मुझे लग भी रहा है कि आपकी रुचि को देखते हुए कि घर जाकर के सारे बच्चे इसको रिवाइज करेंगे और इसको अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद अगर आपके मन में कोई शंका या कोई बात आती है तो आप अपने क्लास टीचर से जरूर पूछिए। और बच्चे देखिए बात करना चाहिए, ये हमारा जो वर्चुअल क्लास है इंटरेक्टिव है, और हम चाहते हैं कि आप लोगों की तरफ से भी बातें हों, और बातों से ही बात बनती है और हम अच्छे से सारी बातें समझ पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।